नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिंबल में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बहुविकल्पी प्रश्न के हमने क्वेश्चंस करा दिए थे, लगभग 60 प्रश्न। आज हम क्वेश्चंस कराएंगे उसके आगे के, यानी आज 60 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे आपके, जो कि आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जो कि पक्का है आपका, जो कि आने वाली परीक्षा डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में होंगे, या फिर आपका हो सकता है टेट्स और सी टेट और सुपर टेट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 15 नंबर के प्रश्न आते हैं दोस्तों आपके, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जो ऑप्शनल प्रश्न होते हैं आपके डीएलएड परीक्षा में। तो दोस्तों ये हमें पक्के कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहीं से हमारे प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए जाके, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इस तरह की आपको एक थंबनेल मिल जाएगा दोस्तों, तो वो वीडियो आपको देख लेनी है। डेली 5 बजे आपको एक क्लास मिल जाती है सामाजिक अध्ययन की। ठीक है दोस्तों, 15 नंबर पक्के करने हैं। तो दोस्तों, ये जितने भी बहुविकल्पी प्रश्नों की जो श्रृंखला बनाई गई है उसको देख लीजिए। आपके पक्के नंबर हैं 15 दोस्तों। ठीक है, बाकी आज बात करेंगे हम 58वें प्रश्न पर, यानी तुजुक ए बाबरी किसकी प्रसिद्ध कृति है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा आपका, यानी ए क्या है, बाबर। तुजुक ए बाबरी किसकी है, बाबर की। बिल्कुल नहीं है दोस्तों, हम सारे पहले देखेंगे इसके आंसर क्या है। ठीक है दोस्तों, क्या क्या इसके ऑप्शन दिए हैं, बाबर, अकबर, गुलबदन बेगम, कोई नहीं। तो ठीक है दोस्तों, तुजुक ए बाबरी जितने भी बाबर के नाम पर किया जाए तो बाबर ने खुद ही लिखी थी, ये खुद ही कृति है इनकी, बाबर की। तो आपको कह सकते हैं इसकी कौन सा सही आंसर होगा, इसका आ। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आ, यानी बाबर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 98, यानी संघ सूची में आपके 98 विषय सम्मिलित किए गए हैं। बाकी आपका ये गलत होगा, 100, 52 और 61। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 60वें प्रश्न की ओर। तो राज्य सूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ब, यानी 59। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ब, यानी 59, 59। और संवर्ती सूची में भी दोस्तों इतने ही हैं सम्मिलित किए गए हैं, तो इसमें भी इतना यही आंसर है उसका, आपका 59, यानी 59। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है दोस्तों। तो ये संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। तो इसका सही आंसर होगा संवर्ती सूची में। ठीक है, संवर्ती सूची में रखा गया है शिक्षा को आपकी। फिर आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों याद रख लीजिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका ए आंसर क्या है, राज्यपाल। बी पे दिया है आपका राष्ट्रपति, और आपका सी पे दिया है उपराष्ट्रपति, और डी पे दिया है प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा आ, यानी राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी राज्यपाल। ठीक है, अब आगे प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, ये इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, संसद के निम्न सदन को कहते हैं। तो संसद जो निम्न सदन होता है संसद से, तो उसको कहते हैं लोकसभा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा होता है वो उच्च सदन माना जाता है, और लोकसभा आपका माना जाता है निम्न सदन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा हमेशा, 2 प्रकार के प्रश्न है ये। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों, इसका मुंबई, मद्रास, दिल्ली, इलाहाबाद। तो इसका सही आंसर होगा मुंबई। ठीक है दोस्तों, ये सही आंसर होगा इसका। आगे प्रश्न है आपका 67 नंबर पे। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, यह कौन तय करता है। तो दोस्तों, ये आपका कौन तय करता है, लोकसभा। ठीक है दोस्तों, 67 का आंसर होगा आपका लोकसभा आ, यानी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो ये आपका है अफ्रीका में स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात, बहुत ही बड़ा जलप्रपात माना जाता है। तो वो कहाँ पर है, अफ्रीका में। दोस्तों, प्रश्न जो मैं बताता हूँ आपको वो याद कर लेने हैं एक ही बार में। अगर आपको याद नहीं हो रहे तो प्लीज़ इसकी PDF में टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो अच्छी बात है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अन्यथा नहीं है तो मैं इसकी लिंक डाल दूँगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ सकते हैं, और आपकी बेहतर तैयारी के लिए आपको प्रश्न प्रोवाइड कर दिए जाते हैं दोस्तों। ठीक है,
वीडियो के आने के तुरंत ही बाद आपको ये PDF मिल जाती है दोस्तों। ठीक है, रोज़ शाम 5 बजे आपको ये वीडियो का अपडेट आ जाता है आपके पास। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन की दबा दीजिए दोस्तों। ठीक है, सहारा मरुस्थल स्थित है, तो दोस्तों ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है और ये रट जाता है। कहाँ है इसका आंसर? अफ्रीका में स्थित है सहारा मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, अफ्रीका का मरुस्थल माना जाता है सहारा मरुस्थल। तो दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल प्रश्न है ये हमारे, बस हमें तैयारी कर लेनी है अच्छे से। आगे प्रश्न है आपका, दक्षिणी गंगोत्री मैत्री तथा भारतीय शोध केंद्र कहाँ खोला गया है? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? अंटार्कटिका महाद्वीप, अफ्रीका, यूरोप और एशिया। तो दोस्तों 70 आंसर है, 70 का आंसर होगा आपका आ यानी अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अंटार्कटिका महाद्वीप। दोस्तों बहुत ही सिंपल सिंपल से प्रश्न है ये, ज़्यादातर ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। थर्ड सेमेस्टर हो गया आपका या सेकंड सेमेस्टर हो गया, इतिहास से लिए गए प्रश्न है ये। बहुत ही सिंपल से प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही नॉर्मल नॉर्मल सी नॉलेज है आपको, बस वही आपको तैयार करनी है। ज़्यादातर लोगों को तैयार होती है, बस हमें क्या होता है भूल जाते हैं, तो उसके लिए हमें रिवाइज कर लेना है। इसी वीडियो को देखते रहिए और आने वाली वीडियोज़ भी आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 71 प्रश्न पे। पृथ्वी के कितने भाग पर जल है दोस्तों? तो यदि हम इसके कहें कि पृथ्वी के कितने भाग पर जल है, तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा पृथ्वी के 70% पर जल है और बाकी 30% पे क्या है? थल है, स्थल है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। अब इसमें क्या दिया, इस तरह से नहीं दिया, इन्होंने कहा है 1/4 पर, 3/4 पर, 8/4 पर या आधा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 70% यानी 3/4 पर होगा। ठीक है दोस्तों, अब पृथ्वी का कितना भाग स्थल है? तो दोस्तों स्थल कितना बताया मैंने? 1/4 यानी 70% मैंने बताया था, लगभग 72 या 75% आपका होता है जल, और थल बचा बाकी, बाकी हो गया आपका स्थल। ठीक है दोस्तों, तो 1/4 यानी 25% पे, या आप कह सकते हैं 28% पर स्थल है। ठीक है दोस्तों, कंगारू किस महाद्वीप में पाए जाते हैं दोस्तों? हमने बताया था सबसे छोटा महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया, और उसी में क्या कंगारुओं का देश कहा जाता है इसको। ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, और उसी के नाम पे आपका देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। वहीं पर क्या पाए जाते हैं? कंगारू पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंगारू पाए जाते हैं, कंगारू का देश माना जाता है। और बाकी आपका चलते हैं, अंध महाद्वीप कहा जाता है, अंध महाद्वीप किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को, अफ्रीका को, यूरोप को, एशिया को। तो दोस्तों 74 प्रश्न है ये, 74 का आंसर होगा आपका ब यानी अफ्रीका को, अफ्रीका को कहा जाता है दोस्तों। याद कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सिंपल से प्रश्न है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आपके जो राजन का आपका मॉडल पेपर है उसी से लिए गए प्रश्न है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस आपको ये तैयार कर लेने हैं मेरे साथ साथ, बाकी आपका एग्जाम पे क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है दोस्तों, टाइम कम है, बस हमें इनको तैयार करते रहना है, वीडियो देखते रहिए दोस्तों, और कुछ नहीं है आपको, और कुछ अलग से नहीं पढ़ना। लघु प्रश्न इसके बाद मैं कराऊंगा और लघु 3 भी कराऊंगा, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों? ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है। भारत की संविधान सूची है, उसमें 8वीं अनुसूची जो जुड़ी गई थी, तो उसमें कितने भाषाओं का उल्लेख है? तो दोस्तों उसमें है 22 भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों। ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है, 22 भाषाओं का योग है दोस्तों, याद कर लीजिए हमेशा, क्योंकि इसका आंसर है 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, 16, 18, 21 तीनों ही गलत होंगे इसके। ठीक है दोस्तों, भारत की संसद में व्यक्त होता है, यानी भारत की संसद से व्यक्त होता है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आ। ठीक है दोस्तों, भारत की जो संसद है उसमें कौन कार्यरत रहता है? हमेशा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो इसका महाभियोग द्वारा किसको हटाया जा सकता है? दोस्तों आपने सुना होगा अभी अमेरिका में जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, ठीक है दोस्तों, तो महाभियोग द्वारा किसको हटाया जा सकता है? दोस्तों अभी जो हमारे अमेरिका की जो राष्ट्रपति जी हैं उनको हटाया गया था, हटाया नहीं गया था, उनको एक तरह से प्रक्रिया हुई थी जिनको चर्चा में, लेकिन हटाया नहीं गया। तो किसको हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति जी को हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित करना पड़ता है। और इस तरह से ये प्रश्न है आपका, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, याद रखिएगा। महाभियोग द्वारा किसको हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को। तो ये जो आपका अनुच्छेद 76 है, 76 है, उसमें इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है? व्यापार कर, मनोरंजन कर, यात्री कर और निगम कर। दोस्तों याद रख लीजिए, इसका सही आंसर है इसका डी यानी निगम कर। निम्नलिखित में से केंद्र सरकार जो वसूलती है वो है निगम कर। ठीक है दोस्तों। संगीत सूची में कुल विषय हैं दोस्तों, अभी ये प्रश्न आया था दोबारा फिर से आ गया। इसका सही आंसर बताया था मैंने 98, तो 98 हैं कुल विषय इसके। बाकी आगे चलते हैं। आयात व निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को कहते हैं। आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले को कहते हैं। तो इसका आयकर, उत्पादन कर, सीमा शुल्क और बिक्री कर। तो इसका सही आंसर होगा इसका सीमा शुल्क। आयात और निर्यात होता है हमेशा दो सीमाओं के बीच में होता है, तो हमेशा याद कर लीजिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सीमा शुल्क। ठीक है, सीमा शुल्क लगाया जाता है उन पर। 81 प्रश्न है आपका। मत्स्य पालन के प्रमुख क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के तटीय क्षेत्र में नाम है, किसका नाम है दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर डागर बैंक, ग्रेटर फिशर बैंक, फिश फाउंटेन बैंक और ग्रांड बैंक। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी ग्रांड बैंक। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए की बात की जा रही है, तो ग्रांड बैंक का उसका नाम आएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। विश्व के प्रमुख मत्स्य पकड़ क्षेत्र पाए जाते हैं दोस्तों। तो इसका सही प्रश्न क्या है, सही उत्तर क्या है दोस्तों? 40 से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 30 से 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर, अलास्का तट पर, या 30 से 60 डिग्री पश्चिमी अक्षांश पर। तो इसका सही आंसर होगा आ यानी 40 से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है दोस्तों। विश्व में जब सबसे ज़्यादा मछली पकड़ी जाती है जापान में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सबसे मछली खाई भी जाती है और पकड़ी भी जाती है दोस्तों। ठीक है, आपका ये आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, नॉर्वे, ग्रेट ब्रिटेन, इसके बाद आपका आ जाएगा नॉर्वे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, पहले नंबर पे आपका ये आएगा जापान और दूसरे नंबर पे आएगा आपका नॉर्वे। अगर जापान नहीं मिलता है तो हम नॉर्वे लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपका निम्न में से कौन सा स्रोत अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, यानी अपारंपरिक? तो इसको आप कह सकते हैं पवन ऊर्जा। ये अपारंपरिक है, ये एक तरह से कह सकते हैं। इसका सही आंसर होगा डी यानी पवन ऊर्जा। ठीक है दोस्तों। निम्न में से कौन संपूर्ण संसाधन नहीं है? तो संपूर्ण संसाधन हम जिसको बोलते हैं, जिसको संपूर्ण नहीं है एक तरह से, तो इसका सही आंसर होगा कोयला। ठीक है दोस्तों, कोयला है जो वो संपूर्ण संसाधन नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका आ 1 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, और या फिर 1 अप्रैल 1951 को, या 1 जनवरी 1948 को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों यानी आपका 86 का आंसर होगा आ यानी 1 जनवरी 1949 को। ठीक है दोस्तों, सही आंसर होगा आपका 1 जनवरी 1949 को। आगे बढ़ते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक है दोस्तों, सबको पता है भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक है। ठीक है दोस्तों, जिसको केंद्रीय बैंक माना जाता है। रानीगंज कोयला क्षेत्र स्थित है दोस्तों। रानीगंज कोयला क्षेत्र स्थित है। इसका सही उत्तर क्या होगा? पश्चिम बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आ यानी पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल से प्रश्न है ये आपके, जो आपको बहुत ही मुश्किल से कठिनाई पैदा कर देते हैं। यदि आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो यदि आपकी तैयारी अच्छी होगी तो दोस्तों आपको किसी भी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको वीडियो पूरी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। यदि अच्छी वीडियो लगती है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 89 प्रश्न पे। परमाणु शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नागपुर, तारापुर, कोल्हापुर, कोलकाता। इसका सही आंसर होगा तारापुर में। ठीक है, जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, आपका मुंबई में है, ऐसे कह सकते हैं तारापुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुंबई हाई क्या है? पर्यटन स्थल है, या फिर खनिज तेल क्षेत्र है, ऊंचा समुद्र तट है, या मत्स्य क्षेत्र है? ठीक है दोस्तों, मुंबई हाई दोस्तों, मुंबई हाई की बात कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? पर्यटन स्थल, खनिज तेल क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र और ऊंचा समुद्र। तो इसका सही आंसर होगा खनिज तेल। यहाँ से खनिज तेलों को प्राप्त किया जा सकता है मुंबई हाई से। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं फिर। आणविक खनिजों में कौन सम्मिलित नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, जिरकन, जिप्सम। दोस्तों आणविक खनिजों में कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों? इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा आपका 91 का आंसर होगा द यानी जिप्सम। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपकी, डी होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है।
ये इसका आंसर होगा मथुरा दोस्तों। ठीक है, तेल शोधनशाला मथुरा में कहा जाता है। सबसे ज़्यादा तेल की उत्पत्ति आपको कहाँ मिली है? मथुरा में, उत्तर प्रदेश में माने तो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। ये इसका सही आंसर होगा दोस्तों। और यदि इसका कोई कार्यभार भी कौन संभाल सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश ही संभाल सकता है। अगर इमरजेंसी लग जाती है कुछ तरह, किसी भी तरह की, राष्ट्रपति जी को, तो उसका सही आंसर क्या होगा? डी, यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यदि कोई मंत्री अपना पद ग्रहण करते समय संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे कितने माह में संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है दोस्तों? तो 94वां प्रश्न है दोस्तों इसका आपका। तो इसका सही आंसर होगा आपका, यानी 4 माह, 6 माह, 3 माह या 10 माह। तो इसको दोस्तों इसका आंसर सही होगा क्या? बाई, यानी 6 माह। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही सिंपल से हैं। यदि आप अच्छे एक बार देख लेते हैं तो आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होगी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे सबको क्लियर करा देता हूँ आपको। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ये उपराष्ट्रपति थे, पहले उपराष्ट्रपति थे भारत के। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू जो ये थे, ये पहले प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री थे। और इसको, और ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये थे पहले प्रेसिडेंट, यानी पहले राष्ट्रपति जी थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ब, यानी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपका। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी कौन थी? सुचित्रा कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी या प्रतिभा पाटिल? दोस्तों यहाँ भी मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ। जो सुचित्रा कृपलानी थी, ये उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री जी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो होंगी नहीं प्रथम महिला प्रधानमंत्री, यानी ये कौन थी आपकी? पहला महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की मानी जाती हैं। बाकी विजय लक्ष्मी पंडित थी, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन की थी। ये प्रेसिडेंट बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि आपको कह सकते हैं ये आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे, इनकी सिस्टर थी। ठीक है दोस्तों, मोतीलाल नेहरू की बेटी और आपके जवाहरलाल नेहरू जी की सिस्टर थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी। ठीक है, प्रतिभा पाटिल थी, ये पहली महिला राष्ट्रपति जी थी। बाकी आपका ये इंदिरा गांधी हैं, ये आपकी पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अब। केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होता है? संसद के प्रति, सर्वोच्च न्यायालय के प्रति, या लोकसभा के प्रति, या राज्यसभा के प्रति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के प्रति। ठीक है दोस्तों, बहुत ही छोटे छोटे से प्रश्न है, लेकिन यदि आपको पता होगा तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम बताइए दोस्तों। बहुत ही सिंपल है, आपको पता ही होगा, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों ही क्या भारतीय संसद के हैं 2 नाम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 2 सदनों के अतिरिक्त संसद का एक अंग है, तो दोस्तों वो राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 सदनों के अतिरिक्त कौन हो सकते हैं? राष्ट्रपति। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष दोस्तों इसका हो जाएगा आपका सीमा शुल्क। अप्रत्यक्ष कर है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स, ये कह सकते हैं आपको, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? 101 प्रश्न है आपका। उत्पादन कर, सीमा शुल्क, व्यापार कर, या आयकर? तो दोस्तों प्रत्यक्ष कर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका आयकर, यानी इनकम टैक्स। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके आए हुए प्रश्न है बीटीसी परीक्षा में, या फिर आपका डीएड परीक्षा हो गया उसमें। आगे बढ़ते हैं। बाबरनामा बाबर द्वारा लिखित एक महाकाव्य है, कविताओं का संकलन है, आत्मकथा है, धार्मिक पुस्तक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आत्मकथा है। ठीक है दोस्तों, बाबरनामा जो था, बाबर ने लिखा था अपनी आत्मकथा के ऊपर, यानी अपनी जीवनी थी उसमें सारी की सारी, वही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 103 पर। मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था, यह शब्द शेरशाह ने किससे कहे थे और कब कहे थे? हुमायूं ने चौसा युद्ध के बाद, मालदीव से युद्ध के करने के बाद, राय सिंह की विजय के बाद, कन्नौज का युद्ध जीतने के बाद? तो इसका सही आंसर होगा मालदीव से युद्ध करने के बाद। मालदीव से युद्ध हुआ था बाबर का, तो उसमें विजय हुई थी बाबर की। ठीक है, तब उन्होंने ये बात कही थी कि
मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इबादत खाना का निर्माण कराया था दोस्तों, मैंने पहले ही बता चुका था पिछली वाली वीडियो में। ज़्यादातर अच्छे काम करवाए तो वो पहले अकबर थे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे काम करवाए हैं कहीं ना कहीं। तो इबादत खाना किसकी देन है? आपके अकबर की देन है। ठीक है, बाकी तो ये सारे प्रश्न गलत होंगे आपके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मराठाओं का सर्वाधिक उत्थान संभाजी के काल में हुआ, शिवाजी के काल में हुआ, शाहजी के काल में हुआ, शाहजी के काल में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब, शिवाजी के काल में हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विलय नीति का संबंध है नाना साहब ने डलहौजी से, टीपू सुल्तान से, हैदर अली से। दोस्तों इसका 106 प्रश्न है आपका। 106 का प्रश्न का आंसर होगा आपका 106 का होगा आपका, यानी नाना साहब ने, डलहौजी ने, टीपू सुल्तान ने या हैदर अली ने। तो इसका आंसर होगा ब, यानी डलहौजी ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 107, भारत में मौद्रिक नीति का संचालन करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा आपका रिजर्व बैंक। ठीक है, इसका सही आंसर होगा आपका रिजर्व बैंक। ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर आपके अगर बैंक से संबंधित आते हैं तो रिजर्व बैंक पे लगा दीजिए। अगर आपको नहीं प्रश्न याद है, उस तरह का आपको आंसर नहीं पता है, तो आप रिजर्व बैंक पर लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत में विदेशी व्यापार पर नियंत्रण कौन सा बैंक करता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर भी क्या होगा? रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक नियंत्रण करता है ये सब कुछ। ठीक है दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा ये है, आपका केंद्र सरकार का है बैंक। आगे बढ़ते हैं। विश्व का प्रथम सौर बिजली घर भारत के किस नगर में स्थापित है? दोस्तों मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर या हैदराबाद। तो सही इसका आंसर होगा हैदराबाद। ठीक है दोस्तों, 109 प्रश्न का आंसर होगा आपका स, यानी हैदराबाद। ये प्रश्न याद दोस्तों जरूर कर लीजिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 110 पर। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों किस राज्य में उपस्थित है? मैंने बताया था आपको, महाराष्ट्र में है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। ये आपका महाराष्ट्र या मुंबई में कह सकते हैं आप। ठीक है, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है? ये इसका सही आंसर होगा आपका त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल या अरुणाचल प्रदेश। यानी 111 का आंसर आपका सही होगा, यानी ब, असम। ठीक है दोस्तों, असम। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न बहुत ही सिंपल से प्रश्न है जो आपको आने वाली परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपका सीटेट हो गया या आपका यूपीटेट हो गया या फिर आपका कोई भी इस तरह का सुपर टेट परीक्षा, जो भी परीक्षा होंगी उसमें से जनरल नॉलेज के प्रश्न है, इस तरह से आपको पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ इनको याद कर लीजिए और अच्छे से ध्यान दीजिए। ठीक है, और संविधान के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ये सारे पर्यावरण में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का पदनाम क्या होता है? दोस्तों हम सब जानते हैं लोकसभा के अध्यक्ष अभी जो है वो ओम बिरला जी हैं। वो क्या किसका कार्य करते हैं? स्पीकर का कार्य करते हैं। ठीक है, स्पीकर का कार्य उनका, यानी उनको स्पीकर भी बोल सकते हैं हम, उनको स्पीकर बोला जाता है, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा के लिए राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने, सॉरी ये थोड़ा प्रश्न कट गया है, कितने सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है? ठीक है, लोकसभा के लिए राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों होता है 2। बाकी अगर आप ये इसकी पूरी जानकारी मैं दे देता हूँ, तो लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552, जिसमें 552 होती है। ठीक है दोस्तों, मैं लिख देता हूँ 552 होती है अधिकतम संख्या, जिसमें से अभी आपके हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो हैं 2 एग्लो इंडियन, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एग्लो इंडियन। ठीक है, इस पर मैं शायद सही नहीं लिख पा रहा हूँ, आप प्लीज़ समझ लीजिए इसको। 552 में 2 जो होते हैं वो होते हैं एग्लो इंडियन, और बाकी 550 जो होते हैं वो 550 आप 530 लिए जाते हैं राज्यों से। ठीक है दोस्तों, 530 लिए जाते हैं राज्यों से, जो हमारे राज्य हैं वहाँ से, और बाकी जो होते हैं 20 वो होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। अब दोस्तों ये केंद्र शासित प्रदेश हैं जो, उनमें से लिए जाते हैं 20, जिसमें 13 ही पहुँचते हैं। ठीक है, वैसे और अधिकतम मानी जाती है 552। इस तरह के ये प्रश्न याद कर लीजिए दोस्तों, ये सारे प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने जो भी बताया है, अधिकतम संख्या हो सकती है 552, जिसमें से 550 होते हैं राज्यों से लिए जाते हैं, और 2 होते हैं वो एग्लो इंडियन, यानी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति अपनी तरफ से कोई भी 2 रख सकता है, उस पर ये अधिकार होता है। और वर्तमान में जो है 530 हैं आपके राज्यों से,
और बाकी केंद्र शासित प्रदेशों से हैं 13, जो होने चाहिए 20, बल्कि हैं 13, और 2 हैं आपके एंग्लो इंडियन यानी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, यानी उन पर कोई ख्याति प्राप्त हो, इस तरह से कह सकते हैं, जैसे और भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 114 प्रश्न पे। भारत में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ निहित हैं, यानी भारत में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ निहित हैं राष्ट्रपति में, उपराष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद में, लोकसभा अध्यक्ष में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद में, सा इसका सही आंसर होगा सा। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद में। तो दोस्तों ये मंत्रिपरिषद के पास अधिकार होता है कि भारत में कार्यपालिका की वास्तविक जो शक्तियाँ होती हैं वो किसके हाथ में होती है, प्रधानमंत्री हो या फिर मंत्रिपरिषद के हित में कह सकते हैं आप। ठीक है, बाकी हम आगे चलते हैं। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये उप प्रधानमंत्री बने थे भारत के प्रथम। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, मैंने पहले भी बताया, पिछली वाली वीडियो में मैंने ये इसका जिक्र किया था। ये हमेशा जो प्रथम जो आते हैं, इसमें से भारत में कौन प्रथम कौन क्या था, पहली प्रथम महिला या पहला प्रथम पुरुष, इस तरह से ये प्रश्न बहुत आते हैं आपके। ये हमेशा इनमें से 2-3 प्रश्न हमेशा आते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों। मैं बता चुका हूँ सुचेता कृपलानी के बारे में, और आपके प्रधानमंत्री के बारे में, या फिर आपका राष्ट्रपति हो गया उसके बारे में। जो भी आपके परीक्षा में प्रश्न आएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके प्रश्न हो जाते हैं, जिसमें से 15 नंबर के प्रश्न होते हैं अगर आप डीएड की तैयारी कर रहे हैं उसमें। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद का प्रमुख कार्य है राष्ट्रपति का चुनाव करना, प्रधानमंत्री का चुनाव करना, बजट पारित करना, मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा, भारतीय संसद का प्रमुख कार्य होता है बजट पारित करना। ठीक है दोस्तों, जितने भी बजट पारित किए जाते हैं वो संसद के द्वारा ही पारित किए जाते हैं। संसद जिस पे संसद बैठती है, किसको कितना मिलना है, ये सब तैयार वहीं से होता है। ठीक है दोस्तों, सही आंसर इसका क्या होगा, बजट पारित करना। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न पर। इतिहास से जो प्रश्न है हमारा, अकबर के दरबार में प्रमुख संगीतकार थे दोस्तों। अबुल फजल के बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अबुल फजल कौन थे, जिन्होंने अकबर नामा लिखा था। ठीक है दोस्तों, ये क्या थे, एक जैसे कवि कह सकते हैं। ठीक है, रचनाकार थे एक तरह से। और बीरबल थे, इनके मंत्री थे दोस्तों। ये कौन थे, बीरबल, जो कि मंत्री थे। बच्चे राजा टोडरमल, टोडरमल का जो राजा का कोई भी स्थायित्व नहीं बनता अकबर के दरबार में। ठीक है, ये खुद में एक राजा थे। और बचे तानसेन, ये थे आपके संगीतकार। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर क्या होगा, आपका द यानी संगीतकार। ठीक है दोस्तों, मैंने सबके बारे में क्लियर करता जा रहा हूँ इसलिए ताकि आपके 4 प्रश्न बन गए यहाँ से, एक ये, दूसरा ये, और तीसरा ये, और चौथा ये, और 5वां तो ये खुद में है। ठीक है, तानसेन कौन था, अबुल फजल कौन था, बीरबल कौन थे, राजा टोडरमल के बारे में भी मैं बता दूंगा अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 118, पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था दोस्तों। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और राणा संगा के बीच, बाबर और मेदिनी राय के बीच, बाबर और अफगान सरदार के बीच। तो इसका सही आंसर होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। पानीपत का युद्ध जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। ठीक है दोस्तों, और आगे चलते हैं। सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के बीच लड़ा गया युद्ध, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच लड़ा गया युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, कर्नाटक का युद्ध, या प्रथम मैसूर का युद्ध। तो दोस्तों ये प्लासी के युद्ध के नाम से ख्याति प्राप्त है। किसको, सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के बीच जो युद्ध लड़ा गया था उसमें प्लासी का युद्ध बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड हेस्टिंग ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। तो दोस्तों 120 प्रश्न का आंसर होगा आपका ब यानी लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है दोस्तों याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बीटीसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, जो भी आते हैं कहीं अलग से नहीं आते प्रश्न। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है, गुजरात में, अरुणाचल प्रदेश में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में। 121 का जो आंसर होगा वो दोस्तों उसका आंसर होगा
यानी गुजरात। ठीक है दोस्तों, गुजरात होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रबड़ किस प्रकार के वनों का वृक्ष है? तो रबड़ मानसूनी वन, सदाबहार वन, मरुस्थलीय वन, ज्वारी वन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ब, यानी सदाबहार वन होते हैं। रबड़ के जो पेड़ होते हैं, रबड़ की किस प्रकार के वनों का वृक्ष होते हैं? सदाबहार रहते हैं। ठीक है दोस्तों, उनका कोई मानसून नहीं होता, मरुस्थलीय नहीं होते, न जैसे न कोई ज्वारी वन होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन संबंधित है वनों की रक्षा हेतु, जल संरक्षण हेतु, ऊर्जा संरक्षण हेतु, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? आपने पढ़ा होगा 7th में या 6th में आपको चिपको आंदोलन पढ़ाया जाता है। तो 123 का प्रश्न आंसर होगा आपका आ, यानी वनों की रक्षा हेतु। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। केंद्र सूची का विषय नहीं है, जो केंद्र सूची के अंतर्गत नहीं आता है। रेलवे, बैंक, विदेशी मामले या शिक्षा। तो दोस्तों ये शिक्षा होती है वो संवर्ती सूची में आती है, ना कि केंद्र सूची में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शिक्षा। नहीं इसमें लिखा है, इसका बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि प्रश्न गलत हो जाते हैं आपके इसी के पीछे। रेलवे कहीं लगा दीजिए आप, क्योंकि केंद्र सूची में आती है। रेलवे, बैंक हो गया आपका, विदेशी मामले हो गए, ये केंद्र सरकार देखती है। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आय होनी चाहिए। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछ लिया जाता है क्योंकि सबकी आय अलग अलग होती है। राज्यसभा हो गया आपका, लोकसभा हो गया, या फिर आपका जो भी मंत्रिपरिषद होता है उसकी अलग अलग आय निश्चित की गई है। ठीक है दोस्तों, इसकी सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आय होनी चाहिए, कम से कम 30 वर्ष तो होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इससे कम नहीं चलती है राज्यसभा की सदस्यता के लिए। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ब। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा चैनल सिंबल राइट फॉर एजुकेशन आपके लिए ही है, जो एजुकेशन से संबंधित जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, या फिर आपका कोई एग्ज़ाम हो गया, या फिर आप एक CTET, UPTET या फिर टीचिंग लाइन में किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी अपडेट आता है तो प्लीज़ हम बताते तो ज़रूर हैं दोस्तों। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो, और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों लाइक ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।